निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। ये पहले नेट में इस प्रकार के प्रश्न आते थे जो डीएसएसबी पूछने लगा है कि क्षार स्वाद में कड़वे और छूने में साबुन जैसा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब आपको बताना है दोनों में से एक सही है, दोनों सही हैं, दोनों में से कोई सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको आंसर अपना बताना है। ये आंसर हो जाएगा आपका इसमें से पहला और दूसरा, क्योंकि क्षार स्वाद में कड़वे और छूने में साबुन जैसा ही होता है और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ 20 दिन का समय बचा है, जिसमें मैं आपको 60 2021 और 22 के सॉल्व पेपर को कराने वाली हूँ, PDF फॉर्म देने वाली हूँ। इसलिए आप बने रहिए मेरे साथ और तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोदावरी के द्रोणी क्षेत्र में लगभग 50% डैश में स्थित है। आपको बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। क्योंकि डीएसएसबी जीके कहीं से भी पूछता है, हमें ये बुक्स कोई फिक्स नहीं कर सकते हो डीएसएसबी के लिए। वो एनसीईआरटी या फिर कोई भी लूसेंट आप ऐसे रट के नहीं कर सकते हो। हर एक एग्जाम का पैटर्न होता है, लेकिन डीएसएसबी के जीके का कोई पता ही नहीं कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए हमें सटीक तैयारी करनी है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आंसर सही हो जाएँ। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर को उठा के कर लो, जिसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट मिल जाते हैं। 2021 के सारे क्वेश्चन पेपर को मैं कराने वाली हूँ, तीनों शिफ्ट के पेपर को, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? महाराष्ट्र। ठीक है, अब इसमें देखेंगे अगर हम, तो ये गोदावरी का द्रोणी क्षेत्र लगभग 50% जो है महाराष्ट्र जिले में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में है। यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? नासिक जिले से। कहाँ से निकलती? पश्चिमी ढालों। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दो है ना, तो पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। अब इसकी सहायक नदियाँ भी पूछी जा सकती हैं, तो वो भी ले लिए। जरूरी नहीं है कि हमने जो क्वेश्चन पेपर आया वही, उससे रिलेटेड उसके आसपास के फैक्ट 4 ऑप्शन में आपको इस तरीके से पढ़ना है कि डीएसएसबी क्वेश्चन पैटर्न वही रिपीट करता है, वही सेम नहीं करेगा तो उसके 4 ऑप्शन में से कोई दूसरा ऑप्शन ले लेगा। अब सहायक नदियाँ पूछी जा सकती हैं, तो पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा और पैनगंगा, ये सभी जो हैं गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश को भगत सिंह और बीके दत्त सिंह केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? ठीक है, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह केंद्रीय विधानसभा में कहाँ फेंका था? केंद्रीय विधानसभा में। ऐसा पूछ, कहाँ फेंका था? केंद्रीय विधानसभा में। कब फेंका था? डेट पूछी गई है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों उन्होंने बम फेंका था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सोई हुई सरकार जो है अंग्रेजी सरकार को जगाना था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। एक साइड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक में डेट पूछी गई और एक में उद्देश्य पूछ लिया गया है। एक में पूछा गया कि केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था। ठीक है, भगत सिंह, इनके साथ में कोई दूसरा ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से पढ़ना है कि मैं चारों के चारों ऑप्शन उसके आसपास के फैक्ट भी तैयार करने हैं। बस आप ओल्ड पेपर को कर लो तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाती है। अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखो और जीके में अगर आपने 10 क्वेश्चन भी कर लिए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पल्लवों की राजधानी का कौन सा शहर था? आपको बताना है। ठीक है, पल्लवों की जो राजधानी है वो किस शहर में थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, ऐहोल या कांचीपुरम। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी शहर कौन सा है? कांचीपुरम। किस शताब्दी की बात कर रहे हैं? तो शताब्दी हमारी कौन सी हो जाएगी? 4वीं शताब्दी में। ठीक है, कांचीपुर राज्य में स्थापित किया था। और नेक्स्ट है हमारा, इसी में एक और क्वेश्चन बन जाता है कि बोधिधर्मा जो है इसी राजवंश का, यानी कि पल्लव राजवंश का बोधिधर्मा था, जिसने ध्यान योग, आजकल मेडिटेशन आप देखते ना, जिसको देखो तो ध्यान योग जो था उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ भेजा गया था? चीन भेजा गया था। तो कितने सारे प्रश्न मिल गए हमें? 5 प्रश्न मिल गए इसमें से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि स्मारक राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मरियम उज जमानी का मकबरा उत्तर प्रदेश में है, फ्रेंच वॉर मेमोरियल गोवा में है। ये आपको मैच करना है कि जो ऑप्शन दिया गया है कि मरियम उज जमानी का मकबरा उत्तर प्रदेश में है या नहीं है, फ्रेंच वॉर मेमोरियल जो है वो गोवा में है या नहीं है। अब आपको आंसर अपना बताना है। तो ये है हमारा ऑप्शन, जिसमें केवल एक फ्रेंच वॉर मेमोरियल गोवा में नहीं है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि मरियम उज जमानी का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि फ्रेंच वॉर मेमोरियल जो है वो आपके पुद्दुचेरी में स्थित है। तो ये भी हमें याद करना है। हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ लीजिए अगली बार कि फ्रेंच वॉर मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? पुद्दुचेरी में स्थित। किसने बनवाया था? फ्रांसीसियों के द्वारा भारत में निवासियों को समर्पित एक युद्ध स्मारक है। क्या है ये? अगले में ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है? एक युद्ध स्मारक है जो कब बनाया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, देश में हुए शहीदों के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जुलाई 2021 में भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अब ये क्वेश्चन हमारा करंट का है, तो अब 2022-23 चल रहा है, तो हमें 6 महीने का करंट देखना पड़ेगा। तो आप कोई भी मैगजीन ले लीजिए जिसमें से जितनी नियुक्तियां हैं
जितने भी बुक्स वगैरह हैं, अवार्ड हैं, उनको आपको याद करना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये 2021 में NS घोरमड़े, ठीक है, भारतीय नौसेना के ये कौन बने थे, स्टाफ उप प्रमुख के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अब एक प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से DSS भी हर बार क्वेश्चन पूछता है, आपको नोट डाउन कर लेना, साथ साथ कुछ टॉपिक पता चल जाते हैं ओल्ड पेपर से, जिसमें से पेपर हर बार आता है, क्वेश्चन आते हैं, तो उन टॉपिक को हमें पूरा सटीक पढ़ना है। जैसे भारतीय संविधान में से हमें भाग पढ़ने हैं कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट पढ़ने हैं, कुछ आर्टिकल पढ़ने हैं, राष्ट्रपति इन सब की नियुक्तियों के जो आर्टिकल है वो भी हमें याद करने हैं। तो इसमें से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जो संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 में, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल भी पूछा जाए तो आर्टिकल कितना है, 239 से लेकर 242 संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि द यूनियन टेरिटरी की बात करता है। जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है कितनी है, 7, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था। अब कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, जिन्हें आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो हम सबको याद होते हैं, इतनी पढ़ाई करके आते हैं कि कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते ही आते होंगे, ठीक है। तो इसमें से हम सबको पता है कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि किसे हराया था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो था 1526 में पानीपत के निकट, बाबर ने दिल्ली के निकट लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी को, ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जो बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे। 1526 में याद करने की ट्रिक क्या है, पानी पिया 26 में उसने, ठीक है। उसके बाद 27 में खाना खाया, 28 में चाय पी और 29 में घर गया। तो चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ठीक है, इस तरीके से हम 27 वाला, ठीक है, घाघरा का युद्ध, 28 का चंदेरी का युद्ध, इस तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है नृत्य, और ज़्यादातर ये साउथ और नॉर्थ इंडिया के क्वेश्चन होते हैं। जितने भी नॉर्थ इंडिया के नृत्य हैं, वहाँ मेले हैं, उनको हमें याद करना है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ओल्ड पेपर अगर कर लेंगे तो ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि वो नए नए बन के आए, तो वही है, ठीक है, रिपीटेड है, तो आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम और कथकली। तो कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का है, कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी आधी आंध्र प्रदेश आधी, ठीक है। इस प्रकार भरतनाट्यम तू मिलना, ठीक है, भरतनाट्यम में क्या हो जाएगा, तू मिलना, ठीक है, भरत तू मिलना तमिलनाडु, और कथकली केरल का है, कथकली केरल का। ये सभी दक्षिण भारत के नृत्य से समझ, जबकि कथक जो है वो उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार हैं आपको बताना है। ये अगर आप 7th क्लास का ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया, NCERT 7th क्लास की बुक से दिया गया है, ठीक है। चैप्टर जो है आपका लेसन नंबर 5 या 6 होगा, जिसमें दिया गया है, भी मुझे ठीक से याद नहीं है कौन सा लेसन है, वहाँ पे ये दिया गया है। तो मतलब उनको पता नहीं है वो कहाँ से क्वेश्चन उठा लें। तो NCERT अगर आपने पढ़ी है या पढ़ रखी है तो उसमें से कुछ क्वेश्चन जो साइड में फैक्ट लिखे रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी समय बहुत कम रह गया हमारे पास, तो आप उनको पढ़ सकते हो, अदरवाइज ओल्ड पेपर करके अपना कर सकते हो। सॉरी, बांज, सहर, बबूल, ठीक है, वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए नहीं जाते हैं, जबकि रोजवुड, ठीक है, रोजवुड, आबनूस, महोगनी, ये जो हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्यमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। दूसरा क्वेश्चन इसका, अंतरिक्ष के प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आके जो हैं वो जल जाते हैं। तो आपको अपना आंसर बताना है। तो ये दोनों ही कैसे हैं, सही है, ठीक है। जैसे देखेंगे कि जो मध्यमंडल है वायुमंडल की तीसरी परत है। वायुमंडल की परतें 5 हैं जो हमें याद करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस तरीके से हमें पाँचों के पाँचों जो है परतें याद होनी चाहिए। ये भी आपकी NCERT से लिया गया, 6th क्लास में है ये, ठीक है। जिसमें क्या पूछा कि इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है, 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। इसमें तापमान अचानक पहले गिरावट आती है, फिर, ठीक है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आके जल जाते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न हैं आपके। मध्यमंडल सीमा तापमान में गिरकर -100 डिग्री तक पहुँच जाता है, जो कि वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। अब ये देख लीजिए, इतने सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा, एक तत्व की परमाणु संख्या, ठीक है, आपको बतानी है कितनी है, ठीक है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो इसमें साइंस, जीके का मतलब साइंस, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसे जेड प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें प्रतीक के रूप में किसी जेड को लिया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष ग्रीष्मकालीन, ठीक है,
आपको बताना है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेजबान शहर सही है, इसमें से दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा जो है वो सही है, ठीक है। ऑप्शन 2012 लंदन ने किया था, 2000 में सिडनी। तो इसमें से आपको बताना है कि आंसर हमारा कौन सा सही है। ये है हमारा दोनों ही सही है। अब ये यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, ठीक है, देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप रट लीजिए। पुराने भी पूछा जा सकता है कि 2000 में जो है वो कहाँ सिडनी में हुआ था, 2004 में हर 4 साल पे ओलंपिक होता है, तो 4 में एथेंस में हुआ था, 8 में बीजिंग में हुआ था, 12 में लंदन में हुआ था, 16 में रियो डी जेनेरियो में और 2020 में टोक्यो में। अब आने वाला 2024 में कहाँ होगा, इस तरीके से आपको याद करना है। 2024 का भी याद कर लीजिए, 2028 का भी याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निवल मांग और समय देवता। ये हमारे जितने पुराने पेपर को करने बाद हम कुछ करंट भी पढ़ेंगे 2 से 4 दिन में, ठीक है, जिसमें पूरा आपका 6 मंथ का करंट अफेयर तैयार करा देंगे। अदरवाइज किसी आप यूट्यूब पे किसी पे भी जाके आप डेली वाला करंट अफेयर भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको वो जनवरी से कवर करना है, बस जनवरी से आगे नहीं पढ़ना है। जनवरी से लेके मई तक का पूरा कवर कर लो, बस इससे आगे आपको नहीं पढ़ना है। निवल मांग और समय देवता, ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिया है। समय देवताओं की हिस्सेदारी जो बैंकों को रिजर्व बैंक में नकदी से इसके रूप में रखनी होती है, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा समय पर भारत सरकार को राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। डैश को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, आपको बताना है कि इसको क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपके नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। निवल मांग और समय देवताओं की हिस्सेदारी जो बैंकों को रिजर्व बैंक में नकदी से इसके रूप में रखनी होती है, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है, को नगद आरक्षित, ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंबित बनता है। आपको बताना है प्रतिबिंब क्या बनता है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका F2। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि उत्तल लेंस जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंबित F2 बनता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर कैसा होता है, पतला होता है। यह लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश को इकट्ठा करता है, अर्थात अभिसारित। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है, कि उत्तल लेंस में कैसा यानी अवसारित होता है, इसलिए इसे अवसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अवसारी लेंस भी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए कभी ओलंपिक पदक नहीं जीता है। लिएंडर पेस ने, नीरज चोपड़ा ने, विजय कुमार ने या फिर महेश भूपति ने। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, महेश भूपति, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारा कि महेश भूपति ने भारत के लिए ओलंपिक पदक नहीं जीता है, जबकि लिएंडर पेस, ठीक है, ने कांस्य पदक जीता है। विजय कुमार ने ओलंपिक में रजत पदक जीता, नीरज चोपड़ा में टोक्यो में स्वर्ण पदक जीता है। इन सभी ने भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जीते हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अभ्यास इंदिरा नेवी का 12वां संस्करण भारतीय नौसेना के बीच द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास डैश 28-29 जुलाई को 2021 तक आयोजित किया गया था। बताना है आपको, बाल्टिक सागर, लाल सागर, मध्य सागर या कैपिक सागर, आपको बताना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बाल्टिक सागर, ठीक है। अभ्यास इंदिरा, इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं। अभ्यास इंदिरा नेवी 12वां संस्करण जो है भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इंदिरा नेवी जो है, ठीक है, इंदिरा नेवी ये जो है किस किस के बीच, कौन सा संस्करण था, 12वां संस्करण था। कैसा संस्करण, भारतीय नौसेना का। हमारे पास 3 प्रकार की सेना है, नेवी, ठीक है, एयरफोर्स और आपकी आर्मी। तो भारतीय नौसेना का है, ठीक है, और किस किस के बीच द्विपक्षीय है, बाल्टिक सागर में हुआ है। कब हुआ था, जुलाई 2021 में आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, भारत सरकार ने 23 फसलों के लिए MSP घोषित करती है। इनमें से कितनी जो है अनाज फसलें हैं, आपको बताना है। इनमें से जो 23 फसलों को दिया गया उनमें से कितनी अनाज की फसलें हैं, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 7, 23 में से, ठीक है। जैसे देखेंगे कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत पर मूल्य है, ठीक है, जैसे CAPC तय करता है। इस समय 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, जिसमें अनाज की 7 दलहन की, ठीक है, अनाज की 7 दलहन की और 5 तिलहन की, अर्थात 7 और 4 कमर्शियल फसलें हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का रत्न पुरस्कार विजेता नहीं है, ठीक है। आपको जो भारत रत्न पुरस्कार होता है इसमें से नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है वो कौन सा होता है, भारत रत्न पुरस्कार। तो किसको नहीं मिला, श्री है ना, पंडित रविशंकर को, अटल बिहारी वाजपेयी को, महेंद्र सिंह धोनी को, प्रणब मुखर्जी को। तो ये हम सबको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी को भी नहीं मिला है, बाकी तीनों लोगों को मिल चुका है। इस प्रकार से हमने आज का ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। आपको राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब की जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उनको याद करना है अच्छे से। तो आपको बताना है इसमें से। तो ये है आपका 156, भारतीय संविधान अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि से, ठीक है, संबंधित है।
राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदार्थ करता है, राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करता है हस्ताक्षर करने के लिए, ठीक है, त्यागपत्र के लिए और नियुक्ति के लिए भी। तो राष्ट्रपति जो है वो चाहे तो उसे हटा सकता है, वो चाहे तो उसे नियुक्ति दे सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खादर मृदा बांगर मृदा से ज़्यादा उपजाऊ होती है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। अब आपको बताना है कि दोनों ऑप्शन में से दोनों सही है, दोनों में से एक भी सही नहीं है, या फिर सेकंड सही है, फिर फर्स्ट सही है, आपको बताना है। तो आप देखेंगे तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि खादर मृदा बांगर मृदा से ज़्यादा उपजाऊ होती है। नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी को हम खादर मृदा और बांगर मृदा कहते हैं। जो पुरानी हो जाती है उसे बांगर कहते हैं, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम खादर कहते हैं। जैसे दिल्ली में आपने सुना होगा कि खादर जगह है। दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण उत्तरी मैदान, क्योंकि नदियाँ हिमालय से निकलती हुई उत्तर भारत से होती हुई जाती हैं, तो उत्तरी मैदान जो है वो जलोढ़ मिट्टी से, यानी कि बहाई हुई मिट्टी जल के द्वारा, उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, क्योंकि जल से नदियों के द्वारा जो लाई हुई मिट्टी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है, इसलिए वह उपजाऊ होती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन दोनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना का आपको सन बताना है। देखेंगे इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे एक प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है, ठीक है, ब्रह्म समाज है। इस तरीके के कुछ समाज सुधारक जो थे उन्होंने कुछ स्थापनाएं की थी, ठीक है। उसकी आपको डेट बताना है, किसने की थी, क्या उद्देश्य, मात्र आपको 3 ही पॉइंट पर फोकस करना है, ठीक है। हमें डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हमें डेट याद रखनी है, उद्देश्य याद रखना, किसने की है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो आपको बताना है कि 1864, 1867, 1882, 1888। इसमें आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, 1867, ठीक है। देखेंगे थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में। देखो क्या दिया गया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगू, ठीक है, किस किसने की थी, ये आपको अगर ऑप्शन में आ जाए 3 नाम तो ये दे दिए जाएंगे, इसके अलावा हो सकता है कोई और दूसरा नाम दे दिया जाए, किन में से नहीं है। तो आत्माराम पांडुरंग गोविंद रानडे, और कब की थी, 31 मार्च। अगर डेट भी पूछा जाए तो ये भी हमें याद रखनी है। यहाँ से ये कंप्लीट हो गया प्रार्थना समाज। दूसरा क्या है, भारतीय नवजागरण का दौर जब आया था, ठीक है, जहाँ राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है, ठीक है, जागरण का पितामह कहा जाता है उसी समय। तो ये 1867 में धार्मिक सामाजिक सुधारों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और साथ ही साथ इसमें नेतृत्व करने कौन थे, रानाडे, ठीक है। क्या क्या बुराइयां थी समाज में, जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, हिंदू समाज में कुरीतियाँ जो थी उनके लिए इसका, ठीक है, समाज इसका उद्देश्य इसका था कि इसको हमें ख़त्म करना है, समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करना है। कौन कौन सी थी, बाल विवाह था, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, और हिंदू समाज में बहुत सारी अनेक बुराइयां थी, उनको दूर करने के लिए। नेक्स्ट थर्ड प्रश्न है हमारा, विश्व में पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, आपको बताना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप 20 प्रश्न करिए मेरे साथ, 2021 के प्रश्न हैं, यहाँ से आपको पैटर्न पता चलेगा, आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। साथ ही साथ आप ये देखिए कि इन 20 प्रश्नों में से कौन से फील्ड में, कौन से टॉपिक में आप स्ट्रॉन्ग हैं, कहाँ से आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, उसी हिसाब से करिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें देखेंगे ये है हमारा भारत, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट देखेंगे कि जो विश्व में पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा देश है, भारत है। भारत के कौन कौन से राज्य हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में क्या है, पटसन की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, पोलो के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप अपनी एक डायरी रखिए, जब भी हमारे साथ आप जीके पढ़ेंगे, ओल्ड पेपर को हम जब कर रहे हैं सॉल्व, ये सारे के सारे ऑथेंटिक आए हुए पेपर हैं जिनको मैं सॉल्व करा रही हूँ आपके साथ, तो मेहनत कर रही हूँ। अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लग रही तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अपकमिंग जितनी वीडियो हैं वो आसानी से आपके पास पहुँच सकें। तो पोलो के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको बताना है, और टॉपिक आपको अपने नोट करना है डायरी में कि जो जितने भी गेम्स हैं, चाहे वो आपका क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, पोलो है, वाटर पोलो है, इन सब के आपको खिलाड़ियों की संख्या याद रखनी है, साथ ही साथ शब्दावलियाँ याद रखनी है, और तीसरा याद रखना है कि कौन सा खेल किस राज्य का राष्ट्रीय खेल है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो पोलो के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको बताना है। अब आंसर देखेंगे, पोलो के प्रत्येक टीम में 4, ठीक है, वाटर पोलो में 7 होते हैं, ठीक है, सिंपल पोलो में 4 होते हैं। 4 खिलाड़ियों की टीम के बीच घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है। अब ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इन 4 ऑप्शन नीचे आपको दिए जाएंगे, बोला जाएगा कि ऐसा कौन सा खेल है जो घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 15 जुलाई 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने। यहाँ से एक चीज़ देखेंगे कि हमें करंट के क्वेश्चंस भी देखने हैं। जनवरी
से लेकर मई तक के आप सारे जितना भी करंट अफेयर है, जितनी भी नियुक्तियां हैं, इनको पढ़ लीजिए। जितने अवार्ड हैं यहाँ से आपको करंट में क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 से 3 प्रश्न। अब DSSB के दिमाग के ऊपर है, कई बार तो वो 4 से 5 प्रश्न डाल देता करंट के, कभी 2 ही प्रश्न डालता है। 4-5 प्रश्न, 6 प्रश्न ज़्यादा नहीं होते हैं, 4-5 प्रश्न आपको जो मैक्सिमम मिलता है वो 4-5 का एवरेज रहता है। तो आप देख लीजिए कि आप कौन सी कोई करंट अफेयर इस तरीके के लीजिए जिसमें से आपको क्यों नियुक्तियाँ, पद, पुरस्कार, इनको सबको आपको देख लेना है। 15/2021 को आपको बताना है। तो इसमें आंसर आपको बताना है कि कौन है। ये हैं आपके राजीव कुमार। 15 जुलाई 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार एवं नीति आयोग के मुख्य अधिकारी कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु से नहीं फैलता है? ठीक है, वायु से ऐसा कौन सा रोग है जो नहीं फैलता? खांसी, जुकाम, हैजा, क्षय रोग या फिर निमोनिया। ठीक है, तो आपको अपना आंसर बताना है कौन सा नहीं फैलता है। हैजा नहीं फैलता है। ठीक है, बाकी खांसी जुकाम देखते हैं आप, जब खांसी जुकाम किसी को होता है तो हम उससे दूर रहते हैं, वो अपने नाक से रुमाल लगा के खांसता है, मुंह से, इस तरीके से। क्षय रोग, ठीक है, यानी कि टीबी, निमोनिया, ये भी हमारा किससे फैलता है? वायु से, एक दूसरे के इन्फेक्शन से फैल जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसमें देखेंगे हैजा रोग वायु से नहीं फैलता, ये बैक्टीरिया संक्रमण, ठीक है, ये बैक्टीरियल है, और उसके बाद ये जो गंदा पानी होता है, दूषित पानी, उससे फैलता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके जितने भी भारत के लगे हुए देश हैं, ठीक है, उनमें से भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ठीक है, इनके साथ जो बाउंड्री है, जो सीमा है, उसको आपको याद रखना है कि किस सन में कौन सी रेखा बनी थी और कौन सी रेखा कितने किलोमीटर हम साझा करते हैं, बस ये देखना है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या आपके सामने है? म्यांमार, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। कि भारत किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? चीन के साथ है, अफगानिस्तान, म्यांमार, तजाकिस्तान। ठीक है, तो आपको अपना ऑप्शन बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? तजाकिस्तान। तजाकिस्तान देश भारत की भूमि साझा नहीं करता है। भारत के साथ भूमि साझा करने वाले देश आपको देखने कौन कौन से ये हैं हमारे साथ जो भूमि साझा करते हैं, यानी कि हमारी बाउंड्री जो है इन देशों के साथ टच करती है। कौन कौन से हैं? चीन, दूसरा नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान और पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसको एक शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद रखेंगे? बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया तो इस तरीके से आप इसको लिखिए। ब से क्या बन जाएगा? बांग्लादेश, चा से क्या बन जाएगा? चीन, पा से क्या बन जाएगा? पाकिस्तान, ना से क्या बन जाएगा? नेपाल, ठीक है, एम से क्या बन जाएगा? म्यांमार, बी से क्या बन जाएगा? भूटान, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका ये बचपन में MBA किया 7 देश हैं जो हमारे साथ भूमि साझा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको क्या करना है? देखना है, क्योंकि DSSB ये वाला प्रश्न उनका फेवरेट है। हर सेट में आपको प्रश्न मिलता है, हर सेट में, तीनों शिफ्ट में किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है लेकिन ये प्रश्न मिलता ही मिलता है। प्रश्न दिया गया है, त्यौहार राज्य से निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही है? नृत्य, ठीक है, और त्यौहार, ये जितने भी नॉर्थ इंडिया के हैं, साउथ के हैं, इनको विशेष ध्यान देना है आपको। जैसे सागा दावा असम का है, भूमचू सिक्किम का है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है। साथ में मैंने आपको इसमें और भी 3 लिख के दिए हैं, लोसर, पांग, लोसांग, ठीक है। देखेंगे तो ये आपका केवल एक सही है, यानी कि भूमचू जो है वो सिक्किम का त्यौहार है। इसमें देखेंगे, देखो भूमचू त्यौहार जो है सिक्किम में मनाए जाने वाला एक बौद्ध त्यौहार है, ठीक है, जो फरवरी से मार्च में मनाया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, कब कब मनाया जाता है? फरवरी और मार्च के महीने मनाया जाता है। इसके साथ साथ सिक्किम में लोसार, पांग और लोसांग भी मनाए जाने वाले त्योहारों में से है, जबकि सागा दावा जो है वो आपके असम में नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कैरोलिना अरावजो युवा गणितज्ञ के लिए रामानुज पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर भारतीय बनी, वह किस देश की रहने वाली हैं? आपको बताना है। कैरोलिना, ये आपके करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्राज़ील या फिर कनाडा, ठीक है, तो अपना आंसर आपको बताना है। ये है आपका 3 दिसंबर 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक समारोह में ब्राज़ील की गणितज्ञ, कहाँ की गणितज्ञ? ब्राज़ील की कैरोलिना अरावजो ने वर्ष 2020 में युवा गणितज्ञ के लिए रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार वर्ष 2005 में प्रतिवर्ष 2005 से कब से प्रारंभ हुआ? 2005 से प्रतिवर्ष दिया जाने लगा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल खिताब किसने जीता है? आपको बताना है। फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, अमेरिकन ओपन, ये 4 आपके जो हैं इनको ग्रैंड स्लैम को याद करना है।
ठीक है, इनसे प्रश्न आपके आ जाता है, किसी सेट में डालता है, कभी जरूर नहीं कि हर बार है, लेकिन आ जाता है, संभावना ज़्यादा है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है आपका बाराबोरा क्रेजिकोवा। ठीक है, देखेंगे इसमें फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के लिए महिला एकल खिताब की विजेता बाराबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की हैं, जो टूर्नामेंट आधिकारिक तौर पर रोलैंड योरेज के नाम से जाना जाता है। यह एक क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ये प्रश्न आपके लिए बन जाता है कि क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला खेल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 2021 में निम्नलिखित में से योग, ठीक है, मंत्रालय ने नमस्ते योगा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है 2021 में, किस मंत्रालय ने? ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कौन सा है नमस्ते योगा, ये एक ऐप लॉन्च किया है, किस मंत्रालय ने किया है, ये आपको अपना ऑप्शन बताना है। तो ये आपका हो जाएगा आयुष मंत्रालय के द्वारा। देखेंगे आयुष मंत्रालय ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नमस्ते योगा नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे बड़े समुदाय के लिए सुलभ बनाना, जिससे लोग बीमारियों से मुक्त हो सकें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। एक लंबी सीधी परिनालिका के भीतर धारावाही चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होते हैं। किसी धारावाही परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के समान होता है। ऑप्शन 1 या 2, दोनों में से कोई नहीं, या फिर केवल 1 या केवल 2 आपको बताना है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ही सही है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि एक लंबी सीधी परिनालिका के भीतर धारावाहिक चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है तथा इसका चुंबकीय क्षेत्र छड़ के बिंदु के समान होता है। ये साइंस का प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है आपका, हर्षचरित के रचयिता आपको बताना है कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, हर्षचरित के जो किसके द्वारा लिखी गई लेखक बताना है, बाणभट्ट, ठीक है, या फिर अश्वघोष, जयदेव, या फिर कालिदास। तो ये ऑप्शन आपका बाणभट्ट की हर्षचरित है। ठीक है, बाणभट्ट ने क्या लिखी, हर्षचरित है, जो हर्ष के बारे में, जिसमें पूरा का पूरा वर्णन है। देखेंगे हर्षचरित जो है संस्कृत के बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन है। ऐतिहासिक कथानक से संबंधित संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, हर्षचरित, जो किसने लिखा है, बाणभट्ट जी ने। तो कुछ पुस्तकों से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, इन्हें भी देखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये मैंने आपको बताया था पिछले फर्स्ट सेट में भी था। आपको याद रखना है, हमारा जो पॉलिटिकल से जितने भी भाग हैं, आर्टिकल हैं, संशोधन है, यहाँ पे अमेंडमेंट जितने भी, इनसे क्वेश्चन आता है। किस संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ठीक है, आपको बताना है। 42वां संविधान संशोधन, 78वां संशोधन, 73वां है, फिर 56वां है। आपको बताना है अपना प्रश्न। ठीक है, कि इसमें से कौन सा हमारा आंसर सही है। तो ये आंसर है आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 व अनुच्छेद 51 में जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीपीआई के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतें शामिल हैं। सीपीआई में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन स्तर के जो अनुसार भार निम्न होता है। केवल एक सही है, 2 सही है, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से दोनों ही सही है, आपको बताना है। तो केवल इसमें एक सही है। ठीक है, क्यों सही है देखेंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे हम क्या बोलते हैं, सीपीआई, यह खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। यह चयनित वस्तुओं तथा सेवाओं में खुदरा मूल्य, यानी कि जो फुटकर विक्रेता होते हैं, इस स्तर के समय के साथ बदलाव में मापता है, जिस पर एक परिभाषित समूह को उपभोक्ता अपनी आय खर्च करते हैं। यह निम्न 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, इनको देख लेना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, पहला औद्योगिक श्रमिकों के लिए, दूसरा मजदूरों के लिए, तीसरा ग्रामीण मजदूरों के लिए, और चौथा आपका ग्रामीण गहरी संयुक्तता के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि सीपीआई के 4 जो स्तर हैं उनका बताना है आपको, कौन कौन से 4 प्रकार हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है, वह बाजार जिसमें बड़ी फर्मों की थोड़ी संख्या होती है वह क्या कहलाता है, कौन सा बाजार कहलाता है? जैसे मार्केट की बात करें तो एकाधिकार, अल्पाधिकार, ठीक है, जहाँ विक्रेता अधिक होते हैं, जहाँ क्रेता कम होते हैं, इस तरीके के प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स से भी 1-2 प्रश्न आते हैं। तो आपको बताना है कि ऐसा बाजार जिसमें बड़ी फर्मों की संख्या बहुत थोड़ी होती है, तो ऐसा बाजार कौन सा बाजार कहलाएगा? ये आपका अल्पाधिकार कहलाएगा, जहाँ पर अल्प अधिकार वाले। ठीक है, क्योंकि बड़ी फर्मों की संख्या कैसे बताई जा रही है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या है कि ऐसा बाजार जिसमें बड़ी फर्मों की संख्या कैसी होती है, बहुत कम होती है, अल्पाधिकार कहलाता है। और ऐसा बाजार जिसमें केवल एक ही फर्म होती है, एक क्रेता अधिक होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कैसे, एकाधिकार कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको भाग सारे याद करने, रटने हैं। ये टॉपिक आपने अपनी डायरी में नोट करना है कि जितने भी भाग हैं, भाग 1 से लेकर भाग 22 तक किस किस भाग में क्या दिया गया है। तो भाग 4 में जो है वो हमारे क्या दे रखा है आपको बताना है, ठीक है। भाग 3 में क्या है, भाग 2 में क्या है, तो ये नागरिकता जो है भाग 2 में दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि कौन से आर्टिकल में नागरिकता के बारे में। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता, भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, ठीक है, संसद के द्वारा इस नागरिकों के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई। संसद में यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इनको बोलते हैं संसद। ये तीनों मिलाकर इससे संबंधित कार्यवाही या शक्ति बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्धमान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखिए इसमें महावीर ने बचपन, ये आपका जो है, ठीक है, ऑप्शन देखेंगे दोनों ही सही है, क्योंकि महावीर ने बचपन में वर्धमान, इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जब उन्होंने घर छोड़ा था, गृह त्याग किया था महावीर ने और भगवान बुद्ध ने, दोनों लोगों के बारे में आपको पढ़ना है। तो नंदीवर्धन जो थे उनके बड़े भाई थे, उनसे अनुमति लेकर उन्होंने संन्यास लिया था। और गौतम बुद्ध ने भी बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा, जैसे हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, को इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ईदा मतलब रीड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वाद्य यंत्र का एक प्रकार है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक। जैसे आपने देखा कि कोई अंदर से पोली होती है जिसमें होल होता है, जैसे हम बांसुरी, सहनाई, इस तरीके की, तो इसको ईदा बोलते हैं, ठीक है। वाद्य यंत्र है, बजाने वाला यंत्र है, ठीक है। तो ये कौन सा सहनाई है। सहनाई आपने देखा नरकट नाम की एक घास होती है जो कि बिहार में सोन नदी के आसपास पाई जाती है। वहाँ से इसका जो ओरिजिन कह सकते हैं, वहाँ से बनी थी, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां। तो उन्होंने उसमें से ये सहनाई बनी जिसको बजाते हैं, तो उसी को क्या बोला गया, रीड बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश में। वैसे इसको ईदा कहा जाता है। तो वही पूछा गया है आपसे कि ये सहनाई भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत के से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। ये लकड़ी से बना होता है, जिसके एक सिरे पर दोहरा उपकरण लगाया जाता है तथा दूसरे पर धातु या लकड़ी की परत लगी रहती है। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन धातुओं की सक्रियता का सही क्रम है। ये साइंस का एक प्रश्न है, आपको बताना है। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ये ऑप्शन है आपका 3, ठीक है। प्रश्न में दिए गए धातुओं की सक्रियता का सही क्रम क्या है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और इस तरीके से आज हमने ये 20 प्रश्नों को कवर कर लिया है। थैंक यू। सबको पता है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हर एक एग्जाम के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और डीएसएसबी के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि डीएसएसबी के जो क्वेश्चन जीके के हैं उनका कोई पैटर्न नहीं है। लेकिन अगर हम पीवाईक्यू करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को कर लेते हैं, तो हमें सारे फैक्ट पता चल जाते हैं, सारे फील्ड पता चल जाते हैं। इससे हमें ये एक फ़ायदा होता है कि हमें ये पता चलता है कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है। हमने 2 सेट कर लिए, तीसरा सेट देख रहे हैं, लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, वही टॉपिक को, वही फील्ड को टच किया है। तो क्यों ना हम कम समय में सटीक तैयारी करें और हमारी एक अच्छी तैयारी हो जाए। बस हमारा सिलेक्शन में चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। तो स्मार्ट वर्क चाहिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है स्मार्ट वर्क। देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व, यानी कि जो आप देखते हो डेंसिटी पूछा गया है, ठीक है, भारत के जो राज्य हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, इनमें से आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि कोरोना की वजह से आगे जनगणना नहीं हो पाई है, तो अभी भी यही रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व कम है, अर्थात वहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि प्रति व्यक्ति वर्ग 1 किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। जबकि सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो कौन सा राज्य है, बिहार राज्य है, जहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक मछली नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। मैड्रीन फिश, लॉइन फिश, जेली फिश, डॉग फिश। आपने देखा होगा जेली फिश ज़्यादा सुना हुआ ऐसा लग रहा है, और ऐसा लगता है कि अक्सर आप अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पता है, तो आप जेली फिश तो आप समझोगे ये फिश ही है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जेली फिश जो है वो एक मछली की प्रजाति नहीं है, ठीक है। मैड्रीन फिश, लॉयन फिश और डॉग फिश आदि मछलियों के ही नाम है, एक मछलियों की प्रजाति है। जबकि जेलीफिश निडारिया संघ का एक जंतु है। जेलीफिश के बारे में अगर हम और फैक्ट की बात करें तो इसमें से कुछ जेलीफिश जो होते हैं अगतिशील होते हैं, मतलब समुद्र की सतह पे रहते हैं, समुद्र की जो धाराएं हैं उसी दिशा में चलते हैं। और ये कैसे होते हैं,
अकशेरुकी होते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी जो है वो नहीं होती है इन जंतुओं में। ये एक तरीके से क्या होता है, समुद्र के हर एक हिस्से में लगभग पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक फिश नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण स्वराज्य का नारा जो है, ठीक है, तो पूर्ण स्वराज्य के बारे में पूछा गया कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। आपके सामने 4 डेट दी गई हैं, 1928, 1927, 1929, 1932। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है हमारा? 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसी में देखेंगे थोड़ा सा फैक्ट अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, अगर ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज्य की जो घोषणा की गई थी, जो प्रस्ताव पारित किया गया था, वो कहाँ किया गया था? लाहौर अधिवेशन के समय। किसने किया था? नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी उसकी। उस समय पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल से क्वेश्चन यहाँ से, संविधान से, कांग्रेस पार्टी से जितने भी अमेंडमेंट है यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। साइंस के 2-1 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के हैं। इस तरीके से आपको अपने टॉपिक्स पता चल रहे हैं कि आपको बस सटीक पर्टिकुलर उन्हीं टॉपिक्स को देखना है, क्योंकि जीके, आप जीके का कोई था नहीं है, अनलिमिटेड आप कितना भी पढ़ सकते हो, हर रोज ऐड हो रहा है नया जीके, है ना, पुराना भी, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। तो इसलिए आपको सटीक टॉपिक्स पे तैयारी करनी है। अपना जो सब्जेक्ट है, आपका सेकंड पेपर है, उस पर कमांड रखनी है। और फर्स्ट पेपर इतना कर लीजिए कि आपका 60 to 70 हो जाए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि मैं बस सिलेक्शन चाहिए। अगर आप जीके पढ़ते रहेंगे पूरे दिन तो कैसे काम चलेगा। इसलिए बस आपको टॉपिक पर पकड़ बनानी है कि कौन कौन से टॉपिक हमें 100% करने हैं, जहाँ से DSSB क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य को भिखारी मुक्त, अब ये देखो पिछले वाले में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक मोबाइल जो ऐप लॉन्च किया गया था, ठीक है, उसमें पूछा गया था कि मोबाइल का जो ऐप लॉन्च किया किसने किया था, ठीक है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राज्य जिसने भिखारी मुक्त बनाने का अभियान चलाया। ऐसा कौन सा कि वहाँ पर भिखारी जो है उस राज्य में उनको हटा, मतलब उनको बोला जाएगा कि कोई भी राज्य में भीख नहीं मांगेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र। 2 से 3 प्रश्न आपके करंट के पूछे गए। तीनों ही सेट जो आपके SST फीमेल का है, ये वाला सेट हमारा सेकंड शिफ्ट का है। इससे पहले हमने 2 फर्स्ट शिफ्ट के देख लिए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्नों को दिया गया, लगभग सब वही पैटर्न है, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन को उसी फील्ड से लिए गए, उसी टॉपिक से लिए गए हैं। तो इसमें 2021 में राजस्थान जो मुख्यमंत्री हैं कौन थे? अशोक गहलोत, ठीक है। उन्होंने पिछले बजट में घोषणा की थी कि राजस्थान को भिखारी मुक्त बनाना है, क्योंकि भिक्षा व्रत एक अभिशाप है। भिक्षा जो है, भिक्षा मांगना है कि भाई भिखारी, वो क्या है? एक अभिशाप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यहाँ से देखिए, ये आपका मैं बता रही हूँ, ये DSSB का फेवरेट क्वेश्चन है, पिछली बार भी था, इस बार भी देखेंगे। और हर एक सेट में, चाहे PRT, TGT, PGT, किसी का भी आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप नॉर्थ इंडिया के और साउथ इंडिया के, इनको आपको रटना है। यहाँ के जितने भी फेस्टिवल हैं, जितने भी, उनको आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता, हर एक सेट में पूछता है। तो मकर विलक्कू, ठीक है, या मकरा विलक्कू, इस तरीके से इसका अलग अलग देखेंगे, ठीक है। तो मकर विलक्कू जो है त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भारत के किस राज्य का है? केरल राज्य का है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सा है? ओणम, ठीक है, ओणम बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। ओणम के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो विशु, ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये जो मोस्ट है उनको मैं बता रही हूँ। और साथ ही साथ है आपका एक और है त्रिशूर, ठीक है, त्रिशूर पूरम, इनको नोट कर लीजिए आप। और एक और है आपका पोंगल, ठीक है, पोंगल जो है ये भी आपके केरल का ही है। और अरट्टू भी आपके केरल का ही है। तो इनको आप नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है केरल के, जो आपको याद करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था? आपको बताना है कि जो बाल विवाह अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1927, 1925, 1932 और 1929। आपको अपना आंसर बताना है। तो आपका आंसर क्या है इसमें? 1929 जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसमें बाल विवाह प्रतिबंध निषेध 28 सितंबर 2029 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था, जिसमें लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष थी तथा लड़कों की 18 वर्ष तय की गई थी। इसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना है कि जिस तरीके इसमें बाल विवाह निषेध दिया है, इसी को शारदा एक्ट कहा गया। तो शारदा एक्ट के नाम से ज़्यादातर पूछा जाता है। तो अब दोनों ही एक ही बात है, आपको ध्यान रखना है। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है कि शारदा अधिनियम के तहत लड़के और लड़कियों की जो विवाह की उम्र थी वो कितनी थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि के वेग की निम्नलिखित में से कौन सही है? ये पिछले कुछ सेट में भी इसी तरीके का प्रश्न पूछा गया था, सेम इसी प्रकार का यहाँ पर भी पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ध्वनि के वेग की जो तरंगे हैं वो कैसे हैं, ठीक है। तो आपका इसमें देखेंगे
ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ध्वनि के वेग निम्नलिखित सूत्र का उपयोग कर गणना की जा सकती है। तरंग का वेग v, ठीक है, तरंग धैर्य, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। अब देखिए, हमें पॉलिटिकल में आप देख रहे हो कि 2 से 3 प्रश्न मिल जाते हैं, और पॉलिटिकल जो है आपको पढ़ने में थोड़ा सा आसान हो जाता है बाकी सब्जेक्ट अगर देखें तो। यहाँ पर देखेंगे पॉलिटिकल में आपको एक संविधान देखना है, नागरिकता देखनी है, सारे भाग देखने हैं, मौलिक कर्तव्य देखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल जो फेमस आर्टिकल है उनको देखने, कुछ अमेंडमेंट देखने, ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं जहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकार, ये बात अभी वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। जब हमारा संविधान बना था तब मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे, ठीक है। भाग कौन सा है हमारा, भाग 7 है, ठीक है, सॉरी भाग 3 जो है 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आपको बताना है, ठीक है। अमेंडमेंट हुआ था कौन सा, 44वां संविधान संशोधन, इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। जो हमारा 7वां था वो कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, कि वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हमारे पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर कुछ और भी दिए, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर पूछा गया कि भीमताल एक प्राकृतिक झील है, दूसरा है गोविंद सागर एक प्राकृतिक झील नहीं है। अब दोनों ही ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखिए, एक प्रश्न और 2 प्रश्न पूछ लिए हमसे, अगर हमें मान लीजिए एक पता है दूसरा नहीं पता है तो गलती कर सकते हैं, है ना। अब ऑप्शन में ऐसे दे दिया गया है कि एक सही है, 2 है, दोनों में से, इस टाइप के आप देखेंगे नेट में क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। डीएसएस भी कुछ इस तरीके, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं। मान लीजिए आपको दोनों में से एक पता है दूसरा नहीं पता है तो गलती होने की संभावना है, इसलिए तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों ही ऑप्शन जो है आपके सही हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं। क्योंकि भीमताल एक प्राकृतिक झील जो कहाँ है, उत्तराखंड में है, और गोविंद सागर एक जो है मैडमेड इंसान की बनी हुई, ठीक है, मैनमेड झील है, प्राकृतिक झील नहीं है, कृत्रिम झील है जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, इंसानों के द्वारा। तो दिए गए विकल्पों में से आपके दोनों ही सही हैं, क्योंकि भीमताल एक प्राकृतिक, जैसे आप देखेंगे उत्तराखंड के लगभग 7 से 8 झील हैं, सबके पीछे ताल लगा, नौकुचिया ताल, भीमताल, ठीक है, खुरपा ताल, इस तरीके से दिए हैं। तो अगर आप उन्हें याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी एक ही जगह, ठीक है। तो भीमताल जो है प्राकृतिक झील है, जो कहाँ पड़ती है, उत्तराखंड में। इसी तरीके से गोविंद सागर एक प्राकृतिक झील नहीं बल्कि एक कैसी है, मैनमेड है, कृत्रिम झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप देखेंगे सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले साइड में भी क्वेश्चन था। तो इसका मतलब क्या है, P/Q हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप देख किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर आप डीएसएस के देखेंगे तो हमारी ये तैयारी के में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि हमें वही टॉपिक पढ़ने हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो जाती है, आप एक अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फिर से देखिए, आप 3 प्रश्न हमारे सामने आ चुके हैं इस तरीके, प्रश्न 3 है लेकिन क्वेश्चन 4 है। जब 4 प्रश्न आपको पता होंगे तो आप कर पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। एसिटिक अम्ल 5 से 8%, इसमें जो विलयन का होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। दूसरा क्या है, इथेन में 6 संयोजक बंद होते हैं। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है। इसमें आपका आप देखेंगे केवल एक ही सही है, केवल एक ही सही है, क्योंकि जो आपका दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, एथेन में 6 संयोजक बंद नहीं होते हैं, 7 संयोजक बंद होते हैं। कितने होते हैं, 7। इसे आप नोट कर लीजिए, हो सकता है कि नेक्स्ट सेट में क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो इसमें 6 की जगह कितने होते हैं, 7 होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1764 में जॉन ने स्पिनिंग जेली का आविष्कार किया था। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल बम्बई में स्थापित है। तो बम्बई कपड़ा उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग की मिल फेमस है बम्बई, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना है। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, दोनों ही ऑप्शन सही है। और देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में कि 1764 में ब्रिटिश, ठीक है, कारपेंटर, बढ़ई मतलब कारपेंटर जॉन, ये कौन थे, कारपेंटर थे। इन्होंने स्पिनिंग जेली का आविष्कार किया था। और भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी, बम्बई में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये करंट के क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि जो आपके ओलंपिक गेम्स वगैरह होते हैं जो 4 साल बाद होते हैं, तो अभी वर्तमान में कहाँ हुए, कब पिछला पूछ सकते हैं, और आने वाला भी पूछा जा सकता है। 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया आने वाला 2026 में जो एशियाई खेल होंगे, जैसे ओलंपिक होते हैं वैसे एशियाई खेल, एशिया के देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया एशिया के जो है वो 2026 में कौन मेजबानी करेगा, तो कौन करेगा, जापान करेगा। किस कंपनी ने जुलाई 2021 में ऑनलाइन कारोबार के लिए एक नया ऐप शॉप्सी लॉन्च किया है, आपको बताना है किसने किया है। तो ये किया है आपके फ्लिपकार्ट ने किया है। इसमें देखेंगे आप थोड़ा सा
कि फ्लिपकार्ट ने जुलाई 2021 में ऑनलाइन कारोबार के लिए, जैसे आपने देखा कि कोरोना के बाद से हमारा ऑनलाइन शॉपिंग का कितना ज़्यादा बढ़ गया है, तो उन्होंने एक नया ऐप लॉन्च किया है शॉपसी, ठीक है। जैसे शॉप होती है ना, उसी तरीके से आपको समझ लीजिए शॉप, ठीक है, शॉपसी। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से लिए। इस क्वेश्चन को आप टिक मार्क कर लीजिए, इस पर स्टार लगा लीजिए। ये टॉपिक आपको रटना है कि भारतीय संविधान में हमने कहाँ से क्या क्या लिया है। ये डीएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन ये वाला, एक आपका त्यौहार वाला क्वेश्चन जो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के हैं, साथ ही साथ संविधान में हमने किस देश से क्या लिया है और संविधान के किस भाग में क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा हमने किस देश से ली है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर रूस। तो हमने कहाँ से ली है, ये अमेरिका से ली है। इसमें देखेंगे कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से के संविधान से ली गई है। आप देखेंगे कि उधार का थैला कहा जाता है हमारा संविधान, क्योंकि हमने जितने भी संविधान में जो भी हमने लिए उद्देश्य, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से हमने लिए हुए हैं। तो यहाँ पर भी नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्मारक, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, पिछले सेट में भी था, ये फर्स्ट सेट में था और इसमें भी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर हम कर लेते हैं तो लगभग हमारी 60 से 70% तैयारी हो जाएगी। कितनी अच्छी बात है कि ओल्ड सेट लगाने से ही हमारी कम समय में इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और बाकी हम टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, इससे हमें टॉपिक पता चल जा रहा है, फील्ड पता चल जा रहा है कि किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है डीएसएसबी, तो हम उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सेंट कैथेड्रल गोवा में है और सिकंदरा का किला राजस्थान में। तो आपको बताना, ये तो हमें पता ही, पिछले सेट में भी हमने पढ़ लिया था कि जो सेंट कैथेड्रल ये तो गोवा में करेक्ट है, लेकिन सिकंदरा का किला जो है वो राजस्थान में नहीं है। वो कहाँ पर है आपको बताना है। यहाँ देखिए, ये है हमारा आगरा में। कहाँ पर है ये, आगरा में है, ठीक है। तो याद कर लीजिए, सिकंदरा का किला जो है आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 जुलाई 2021 के हिसाब से राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है। इस तरीके से कुछ नियुक्तियां जो है वर्तमान में अभी कौन किस पद पर हैं, जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े जो पद हैं उनको आपको याद कर लेना है। आपको सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ठीक है, इनके मुख्य जो अधिकारी हैं इनको पढ़ लेना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको देख बताना है कि 2021 के हिसाब से वर्तमान में जो है उपसभापति कौन है। आंसर आपको बताना है अपना, ठीक है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, वेंकैया नायडू, हरिवंश नारायण। तो ये आपके कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। 2021 के हिसाब से राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं, जो दूसरी बार इस पद के लिए चुने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा रग्बी की प्रत्येक टीम में। ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर अगर 10 सेट लगा रहे तो 9 में आपको इस तरीके का प्रश्न मिलेंगे। 9 सेट में जहाँ पर आपको जितने भी खेल हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, फुटबॉल, ठीक है, इनमें आपको खिलाड़ियों की संख्या पूछी जा रही है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको देख हर सेट में पूछे जा रहा है लगभग। तो इस पर भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, इस टॉपिक को आपको जाके कवर करना है। और यहाँ से हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, जो जो आते जाएंगे उनको तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम इस टॉपिक पूरे ही एक बार सारे खेल के जितने भी, ठीक है, खिलाड़ी हैं उनको पढ़ लेंगे और शब्दावलियाँ भी याद कर लेंगे, क्योंकि वो भी कई बार पूछी जाती हैं। तो आपको बताना है कि रग्बी में जो है वो 15, रग्बी फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल विश्व में सबसे ज़्यादा एक सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कह सकते हैं। इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं, 2 बैठे रहते हैं, 13 खिलाड़ी बाद में खेलते हैं। तो ये आपके यहाँ से रग्बी फुटबॉल जो है, ठीक है, फुटबॉल की एक कह सकते हैं फुटबॉल है, ठीक है, जिसमें जो फुटबॉल होती है वो कैसी ओवल शेप में होती है, अंडे के आकार की होती है। इस प्रकार दोनों टीम में कितने 30 सदस्य होते हैं, टोटल संख्या 15 ही होती है, ठीक है, एक टीम की, और दोनों की होगी तो 30 हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा समाजवाद के संदर्भ में। जैसे आप देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, तो यहाँ पर समाजवाद के बारे में पूछा गया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो कि प्रारंभ में कहाँ थी, सोवियत संघ रूस में, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि इसमें सरकार किस तरीके, सरकार ये निर्णय लेती है कि वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, सरकार ये निर्णय लेती है कि वस्तुओं का वितरण किस प्रकार किया जाए। सही बात है, समाजवाद में कितना आएगा, देश में कितना, राज्य में आएगा, ये सारा कुछ डिसाइड कौन करता है, सरकार करती थी, सरकार ही नौकरियां देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूंजीवादी, समाजवाद और मिश्रित, तो बेस्ट जो है वो कौन सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पर कुछ सरकार के पास अंडर में होता है और कुछ पूंजीवाद की तरह व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। तो अमेरिका जो है पूंजीवाद, रूस जो था वो समाजवाद, और भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। आगे देखेंगे, ये दोनों ही हमारा सही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार निर्णय लेती है कि देश में क्या उत्पादन होगा, कितना वितरण होगा और कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, धौलागिरी पर्वत, ठीक है, धौलागिरी पर्वत जो है वो कहाँ पर स्थित है, नेपाल, पाकिस्तान, भारत और भूटान। तो आपको बताना है, तो ये कहाँ पर है, नेपाल में है। धौलागिरी हिमालय का एक पर्वतीय क्षेत्र है जो नेपाल में कालीगंड नदी से आरंभ होकर 120 किलोमीटर दूर तक भेरी नदी तक फैला हुआ है। इसका पुंजक
कि सर्वोच्च चोटी धौलागिरी की है, ठीक है। तो ये एक दो इस तरीके की जो पीक हैं हिमालय की और बाकी जो अपने भारत में, उनको भी आपको सर्वोच्च जो आपके नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, उनके भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बस ये हमारे 40 क्वेश्चन कवर हो गए। आप क्वेश्चन है हमारा, गुलामगिरी किताब किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए कि गुलामगिरी किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप सबको अपना आंसर मिल गया होगा, ठीक है। तो ये है हमारा ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी किताब, ठीक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। इस किताब का उद्देश्य दलितों और अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, जो कि हमारे संविधान में अभी जैसे एक मौलिक क्या बना दिया गया, अधिकार बना दिया गया, किसी को जाति, रूप, रंग, भेद, ठीक है, अनटचेबिलिटी, ये सब मतलब दलितों के लिए इस तरीके से हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी पहले, उच्च वर्ग वर्ण व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इस तरीके से उन सब के लिए, ठीक है, उस सब के बारे में आप देखेंगे इस किताब में लिखा गया है, जो किसके द्वारा लिखी गई, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि त्योहारों का, ये आप देखेंगे फेवरेट क्वेश्चन है डीएसएसबी का, हर सेट में आपको मिल रहा है और आपको किसी भी हाल में ये आपको रटने पड़ेंगे। आप एक बना लीजिए, अपनी इंडेक्स टाइप की बना लीजिए, जिसमें आप एक तरफ लिख लीजिए सारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के राज्य, और उनसे पिछली क्लास में मैंने आपको केरल के सारे कराए हुए थे, जिसमें मैंने आपको बताया थेयम, अटुक्कल, पोंगल, अरट्टू, ठीक है, ये विशु, त्रिशूरपुरम, ये सारे केरल के हैं। और केरल में फिर से ओणम भी आ गया, जो पिछली क्लास में आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ फिर से आ गया है, तो ये आपका आ गया है केरल वाला एक आ गया है, जिसमें से पूछा निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। तो ये तो सही हो गया, क्योंकि पिछली क्लास में अगर आपने मेरी सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास की होगी, तो 100% केरल के मैंने 7-8 त्योहारों को कराया हुआ था। तो अगर आपने नहीं देखी वीडियो, आप जाके देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस यानी कि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनको कर लेते हैं, तो आप मान लीजिए डीएसएसबी की आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है, क्योंकि जीके जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है, कितना आप पढ़ लेंगे। लेकिन अगर हम कम समय में, आपको ज़्यादा तैयारी करनी है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, सब्जेक्ट हमारा मस्ट है, और फर्स्ट पेपर हमें आपको 60, 70, 80 जितना आप कर सकते हैं, तो कम समय में इसको आप टाइम टेबल बना लीजिए। 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, इंग्लिश। तो आप अपने हिसाब से आप देखेंगे कि आपके पास कितना समय बच रहा है, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप टाइम को बांट लीजिए। और जितना आप ओल्ड पेपर से कर रहे हैं, पहले आप इनको कवर करिए। आपको लगता है कि फिर भी आपके पास टाइम बच रहा है, क्योंकि कुछ हाउसवाइफ हैं, कुछ वर्किंग लोग हैं, है ना, तो ज़रूरी नहीं कि सबके पास बहुत ज़्यादा समय हो। तो जिनके पास समय है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास समय कम है तो आप यहाँ से अपनी बहुत ही सटीक तैयारी कर सकते हैं। और मैं 100% कह सकती हूँ कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं जीके के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि ओणम तो आपका मिल गया, करेक्ट है। दूसरा दे रखा है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जो है ये आपको तमिलनाडु का नहीं है, ठीक है, ये किसका है आपको बताना है। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल जो है नागालैंड का है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, मैंने इसको याद किया था। बिल में क्या रहता है, नाग, नाग मतलब सर्प, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रखिए। तो पहला तो करेक्ट है हमारा, लेकिन दूसरा वाला करेक्ट नहीं है, ठीक है। ओणम केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, जबकि हॉर्नबिल जो है वो किसका है, नागालैंड का है। नागालैंड में आपको नाग निकल के आ रहा है, और यहाँ पर क्या है, बिल। तो इस तरीके से बिल में क्या रहता है, नाग रहता है, सर्प रहता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐहोल राज्य की राजधानी आपको बताना है। ऐहोल राज्य जो है आपको बताना है ये किसकी, पल्लव, चालुक्य, चंदेल या फिर चोल, ठीक है। तो आप चोल, चेर, पांड्य, चालुक्य ये सब आपने पढ़े हैं हिस्ट्री में, तो देखेंगे कि हिस्ट्री इतनी वास्ट है, क्वेश्चन 2 से 3 आ रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी तरीके से ज्योग्राफी से। तो हमें वो टॉपिक पकड़ने हैं। अब ये आप देखेंगे, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जितने भी हिस्ट्री में राज्य और राजधानियाँ हैं उनको आपको याद रखना है। चालुक्यों की क्या थी, चेर की क्या थी, पांड्य की क्या थी, चालुक्यों की, इस तरीके से आप उनको याद कर लीजिए। आपको लूसेंट में इजीली मिल जाते हैं जगह कंपाइल। तो आपको टॉपिक व सटी तैयारी करनी है, पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, इतना पॉसिबल नहीं है, इतना समय नहीं है, नहीं तो आप सालों साल जीके में लगा देंगे। तो आपको बस टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको राज्य और राजवंश जो हैं उनकी आपको क्या करनी है, बस उनकी राजधानियों को याद करना है। एक टॉपिक आपको ये पता चल जाता है, जो आप 1-2 घंटे में कवर कर सकते हैं। 30-35 आप राज्य जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको पढ़िए, उनकी राजधानी याद कर लीजिए। तो चालुक्यों की जो राजधानी है जो वो कौन सी है, ऐहोल, ठीक है। तो चालुक्यों की राजधानी क्या थी, ऐहोल। यह भारत के अगर राज्य पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में ऐहोल भारतीय वास्तुकला का उद्गम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। अब देखो मौर्य वंश, गुप्त वंश, इसमें से मोस्ट चीज़ों को पढ़ लीजिए, डिटेल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का बात करें तो चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या है, बिंदुसार है, ठीक है। बिंदुसार, एक बिंबसार भी है, एक बिंदुसार,
तो यहाँ पर क्या बिंदुसार है, और बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था, अशोक, सम्राट अशोक। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख लेंगे। और अशोक के पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र, और पुत्री का नाम संघमित्रा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम पूछा गया है, तो ये कौन है, बिंदुसार है। ठीक है, बिंदुसार है। नेक्स्ट है मेरा, बिंदुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, इसके बाद बिंदुसार जो है उसे क्या कहा जाता था, ये क्वेश्चन आया हुआ 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये उसको उपाधियाँ दी गई बिंदुसार को, अमित्रघात और अमित्रचेटस। ठीक है, इनको अभी आपको याद कर लेना है कि बिंदुसार की कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मैग्नीशियम की संयोजकता। अब देखिए, आप पूरे सब्जेक्ट से दो प्रश्न आ रहे हैं, 2 हिस्ट्री से प्रश्न आ गए, 2 आपके साइंस से, तो इसलिए हमें वो टॉपिक कवर कर लेने हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम की संयोजकता आपसे पूछी गई है, आपको अपना आंसर बताना है कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है। ठीक है, तो मैग्नीशियम की संयोजकता की बात करते हैं तो ये कितनी होती है, 2। ठीक है, पिछली सेट में भी इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था जहाँ पर आपको संयोजकता पूछी गई थी। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है। कि जो परमाणु और अणु वगैरह होते हैं साइंस में, उसमें परमाणु की जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या है, ठीक है, उसको उसी की संख्या को संयोजकता कहा जाता है। और यहाँ पर मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या जो है वो 12 होती है, ये भी आपको याद रखना है। क्या पता संख्या पूछ दी जाए, यहाँ संयोजकता कितनी है, 2 है, और संख्या अगर पूछी जाएगी परमाणु की संख्या कितनी है तो वो कितनी होती है, 12 है। ये जो संयोजकता है इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है संयोजकता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अब ये करंट का क्वेश्चन आ गया, जून 2021 में किसने अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन तकनीक शुरू की थी। कि जो साइक्लोन वगैरह आ जाते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो कि गुजरात में जो साइक्लोन, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर साइक्लोन वगैरह जो है उनकी जो एक टेक्निक शुरू की गई जो पता लगाया जा सके, ये अगर भूकंप या कोई भी इस तरीके की समुद्र में कोई भी चक्रवात आ रहा है तो उसको कैसे पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये आपके जून 2021 में IIT खड़गपुर, ठीक है, IIT खड़गपुर ये अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन तकनीकी शुरू की थी। किसने की थी, IIT खड़गपुर ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर यह तकनीकी कहाँ, ये उत्तर हिंद महासागर के क्षेत्र में जितने भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनका पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए, ये आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में पानी का वाष्पीकरण हो सकता है। अगला प्रश्न है, वायु में बाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के जल वाष्प मिलती हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ये दिए गए विकल्पों में दोनों ही कथन सही है। सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, अनुपस्थिति में पानी का वाष्पीकरण हो सकता है, और वायु में बाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की पहली ICC टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, जो आपके इंडियन क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है, इसके लिए पूछा गया, आपको बताना है कि टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता है, ये खिताब जो है किसने जीता है। तो ये खिताब किसने जीता है, न्यूजीलैंड ने जीता है। किसने जीता है, न्यूजीलैंड ने जीता है पहली बार ICC टेस्ट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो है 2021 का खिताब जीता है। न्यूजीलैंड के साउथ स्टैम्प के द रोज बाउल में खेले गए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को 8 विकेट से हराया था। भारत को कितने विकेट से हराया था, 8 विकेट से हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अब यहाँ पर ये प्रश्न जो हमारे ये एक हमने 3 सेट किए हैं उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हुआ ही है। अब देखिए अब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मतलब वो जो टॉपिक है वो टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सेम क्वेश्चन नहीं, किसी में तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किसी में टॉपिक से रिलेट जो है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ फिर से रिपीट हो गया। तो इसका मतलब है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जितने भी बंदरगाह हैं उसके बारे में जो विशेषता हैं वो हमें पढ़ लेनी है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है, दोनों की क्या विशेषताएं हैं, बस ये सटीक हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, यानी कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट इसके बारे में बात कर रहे हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है, ये बात सही है। और पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, कैसी होती है, बढ़ती है। तो दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, ये देखो ये क्वेश्चन भी एक आपका वो त्यौहार वाला क्वेश्चन हो गया, एक आपका ये संविधान वाला क्वेश्चन हो गया। DSSB का फेवरेट है, ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वो हमने कहाँ से लिया है, यानी कि संविधान में कौन कौन सी चीज़ें हमने किस देश से लिए हैं, बस इसको याद रखना है कि नागरिकता कहाँ से ली है, मौलिक जो है अधिकार कहाँ से लिए हैं, किसमें क्या, संविधान में लिए हुए तत्वों को हमें
रटना है, 100% रटना है। तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। ठीक है, अब यहाँ से कुछ फैक्ट हैं, उनको भी थोड़ा सा पढ़ लेना है कि ये जो है भाग भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। ये क्वेश्चन हर एक सेट में आ रहा है, हर एक सेट में 2018 के क्वेश्चन पेपर 19, 20, 21 आप कोई भी सेट उठा के देखेंगे कि संविधान से प्रश्न आता ही आता है, भाग से प्रश्न, यानी कि या तो भाग होगा, संविधान होगा। ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, पढ़ेंगे तो आप 3 से 4 घंटे में इसको रिविजन कर लेंगे, पढ़ लेंगे कि भाग 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। तो भाग और भाग के साथ ही अगर लूसेंट में देखेंगे एक पेज पे, उसी के बगल में लिखा हुआ है उसके आर्टिकल भी कि जो भाग 3 है उसमें क्या है, मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकार पहले प्रारंभ में कितने थे? 7 थे, अभी कितने हैं? 6 हैं वर्तमान में। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था पिछली क्लास में। कौन सा हटाया गया? संपत्ति का अधिकार को हटाया गया। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपके 12 से लेके 35 तक जो है आपके मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है। ठीक है, भाग 3 में दिए गए हैं, 2 में क्या है? नागरिकता है। और ये जो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान के इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम ये प्रश्न को देखेंगे। अगर आप ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी करेंगे व्याख्या के साथ, तो यहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि आप 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, और ऐसे अगर हम रोज़ 10 मिनट देंगे तो कितने सारे क्वेश्चन हमारे पास हो जाएंगे। लगभग 6-7 हज़ार प्रश्न कर लिए तो आपको 10-15 नंबर यूँ मिल जाएंगे सिर्फ 10 मिनट देने पर। तो आप बने रहिए मेरे साथ, 10 से 15 मिनट डेली दीजिए। मैं आपको हर रोज़ एक सेट कराऊंगी 2021-22, और समय बचा तेज़ के लिए, क्योंकि अपकमिंग किसी भी मंथ में DSSB की वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच चुका है वैकेंसी, तो कभी भी वैकेंसी आ सकती है। हो सकता है कि आपके जून तो निकल ही जाएगा, जुलाई अगस्त में कभी भी आ जाएंगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने देगा DSSB में बस एग्ज़ाम के लिए, ज़्यादा समय नहीं देगा, 2 महीने में एग्ज़ाम करा लेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मृदा संरक्षण की कौन सी विधि में पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ में जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है? तो यहाँ पर आपको बताना है, ये 4-5 तरीके दिए गए हैं कि अनावृत जो भूमि होती है उसके लिए, कि जैव विविधता जैव पदार्थ जैसे प्रभाव से ढक दी जाती है। मल्चिंग है, बाढ़ प्रतिरोध यानी कि शेल्टर बेल्ट्स हैं, या फिर है या कि समोच्च अवरोध है, वेदिका कृषि है, टेरेस फार्मिंग है। तो आपको बताना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। मल्चिंग विधि से पौधों के बीच में अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रभाव से ढक दी जाती है। मल्चिंग तकनीकी खरपतवार, मल्चिंग जो टेक्निक है उसमें क्या किया जाता है? खरपतवार नियंत्रण और पौधों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में बेहद कारगर तरीका है। अगला प्रश्न है हमारा, अधातु परमाणुकता का कौन सा युग्म सही है? धातु और अधातु, ठीक है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक जो है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो साइंस का एक प्रश्न ऊपर आ गया, दूसरा प्रश्न यहाँ पर। तो यानी कि हर सब्जेक्ट से 2-2, 3-3 प्रश्न लिया, और सब्जेक्ट अपने आप में कितना वास्ट होता है, कितना बड़ा होता है, उसको पूरा पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो टॉपिक आपको क्वेश्चंस में आता जा रहा है उस टॉपिक को पढ़ लीजिए आप, और ज़्यादातर आप देखेंगे टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, उस पूरे टॉपिक से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पिछले में भी आया था, यहाँ पर भी, तो आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर क्या बताएगा? अधातु जो है परमाणुकता के बारे में कौन सा युग्म सही है? नाइट्रोजन जो है, ठीक है, डायो एटमिक द्विपरमाणुक यानी कि डायो एटमिक है, और फास्फोरस जो है ये है आपके पॉली एटमिक, ठीक है, चतुर्परमाणुक और द्विपरमाणुक, जिसमें 2 परमाणु और यानी कि चतुर्थ मतलब पॉली एटमिक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दोनों युग्म सही हैं या गलत हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपके दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नाइट्रोजन में द्विपरमाणुक यानी कि डायो एटमिक होता है, और जो आपके फास्फोरस है वो पॉली एटमिक होता है। ठीक है, अगला इसमें देखेंगे थोड़ा सा हम डिटेल में। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन जो है, देखो अधातु जो है यानी कि नॉन मेटेलिक जो होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है, और जो आपके धातुएं होती हैं, धातु जो होते हैं उसमें क्या होगा? आघातवर्धनीयता और तन्यता, यानी कि जो एक तरीके से उसमें कंडक्टिविटी और जो, ठीक है, वो दोनों में अंतर बता रहे हैं कि धातुओं और अधातुओं में क्या अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के मध्यम उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी कि जो आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, यहाँ पर उद्योगों की बात कर रहे हैं कि जो आपके मध्यम वर्ग के उद्योग हैं उनमें क्या अंतर है? संयंत्र यानी कि जो मशीनें हैं, ठीक है, मशीनी जो है उपकरण में निवेश करने के 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। ठीक है, जो मध्यम वर्ग के हैं, मीडियम उद्योग जो हैं उनकी बात कर रहे हैं, और वार्षिक कारोबार इनका 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। तो दोनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो ये दोनों में से आपका ये देखेंगे तो ये कथन जो है मध्यम उद्योग के समय वार्षिक उनका जो उत्पाद होता है, ठीक है, तो 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है, ये कथन सही है, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जिंजी किला। इस तरीके से भी भारत के जो आपके पहाड़ी हैं कुछ और कौन से किस में
स्थित मंदिर हैं, या इस तरीके से प्रश्न है। कौन सा किला किस में है, जैसे सेंट कैथेड्रल पूछा गया था पिछले उसमें, यहाँ पूछ लिया गया है कि भारत जो जिंजी किला है वो भारत के किस राज्य में है। ठीक है, ये इस टाइप से जैसे आगरा में जितने भी आपके स्तंभ हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, इन सबको भी आपको देखना है। तो जिंजी किला किस राज्य में है, तो जिंजी किला जो है वो पुडुचेरी में है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि जिंजी किला भारत के पुडुचेरी राज्य में है। ठीक है, इस किले को कब बनवाया गया था, 9वीं शताब्दी में बनवाया था। किसके द्वारा बनवाया गया था, चोल शासकों के द्वारा। तो एक प्रश्न के साथ में 4-5 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। चोल शासकों के द्वारा बनाया गया था और ये विजयनगर साम्राज्य के दौरान इसे और ज़्यादा प्रबलित किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निवल मांग और समय देयताओं। ठीक है, समय देयताओं के बारे में पूछा। हिस्सेदारी जो बैंकों को रिजर्व बैंक में नकदी शेष के रूप में रखनी होती है, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नकदी आरक्षित अनुपात। निवल मांग और समय देयता की हिस्सेदारी जो बैंकों को रिजर्व बैंक के रूप में नकदी के रूप में रखनी होती है, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है, उसे नकदी आरक्षित अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट का राज्य पूछा गया, सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, प्रोडक्ट जो मतलब एक तरीके से उत्पादक जो है वो पूछा गया, प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है, तो ये आप देखेंगे कि भारत का उड़ीसा राज्य जो है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और उड़ीसा राज्य का जो पूरे भारत में जितना भी बॉक्साइट मिलता है उसका 50% अकेला उड़ीसा में ही इसके संसाधन है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम इसका एक अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइट का एल्युमिनियम एक अयस्क है। हमारा जून 2021 में निम्न में से किसने नवाचार, उद्यमिता और जोखिम पूंजी में अकादमिक और सिखाए नेतृत्व के लिए CREST लॉन्च किया है। तो ये आप देखेंगे पिछली क्लास में भी एक आया था इस तरीके से, कौन सा ऐप किसने लॉन्च किया है। ठीक है, एक आपके शॉपिंग ऐप लॉन्च किसने किया था, ये प्रश्न था। तो एक इस तरीके के करंट में आपको देखना है कि 2000 अगर मान लीजिए जब भी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम से पीछे का 6 मंथ में आप देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें किस सरकार ने कैसे किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, उसको देख लेना है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आते ही आते हैं। जैसे भिखारी मुक्त राज्य किसने घोषित किया है, तो इस तरीके से जो है वो देख लेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा है, तो ये IIT मद्रास ने किया। किसने किया, IIT मद्रास ने किया है। ऑप्शन 2 हमारा सही है। IIT मद्रास के बाद IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली ने भी स्थान इसको दिया है। ठीक है, इसमें क्या है, IIT मद्रास ने नवाचार, उद्यमिता और जोखिम पूंजी में अकादमिक और सिखाए नेतृत्व के लिए CSR लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी, ठीक है, पुरुष हॉकी विश्व कप, इसके बारे में बात हो रही है। मेजबानी देश कौन, तो ये तो हो चुका है अभी जनवरी में। ठीक है, तो ये किसने किया था, भारत ने। 13 से 29 जनवरी 2023 को पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत देश करेगा। यह निर्णय 9 नवंबर 2019 को स्विट्जरलैंड के लुसाने में किया गया था, उस बैठक के दौरान। ठीक है, तो अब ये अगला प्रश्न है हमारा, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 में पुरस्कारों को भी देख लेना है। जब भी हमारा पेपर होगा तो उसके 6 महीने पीछे बैक हमें पुरस्कारों को भी देखना कि कौन सा पुरस्कार किसने दिया। तो 15-20 ये टॉपिक हमें पता चल जाए, जिससे मैं कम समय में हमारी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। तो नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 में किसे मिला है, रुमाना सिन्हा सहगल को सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य। अब ये मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत संविधान के भाग, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल, अमेंडमेंट, ये हमें पढ़ने हैं। तो ये हमारा कितने हैं, 11 है। आप NCERT देखेंगे, आपको मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार जो है आपको पेज पे जगह जगह हिस्ट्री और मैथ की सबकी बुकों में लिखा रहता है। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। यानी कि अगर हमारे हमें कुछ अधिकार मिले तो हमारी कुछ ड्यूटी भी हैं, कुछ कर्तव्य भी हैं हमारे। इसका आर्टिकल जो है, आर्टिकल कितना है, 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। और इसमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बाकी जो पहले कितने थे, 9, फिर बाद में 10वां जोड़ा गया, कब, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 11वां मूल कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला, और ये है, ये भी देख लो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, 86वें अमेंडमेंट के द्वारा कौन सा किस वर्ष में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां जोड़ा गया, अंतिम है 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में महान स्नानागार पाया गया। ठीक है, तो आप ग्रेट बाथ जो है हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा सभ्यता, 6 बड़े नगर जो थे इसमें,
उसमें से हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था, और इसी में आप देखेंगे कि इसमें क्या पाया गया था, विशाल स्नानागार पाए गए थे, जो कहाँ पाए गए थे, मोहनजोदड़ो में, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल स्मारक था। इसमें स्नान हेतु, ये क्यों बनाया गया था, स्नान हेतु के लिए। जैसे अगर आप देखते हो कि वर्तमान में हम कुंभ के मेले में जाते हैं, आप बनारस जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, इस तरीके के जो नहा, वैसे यहाँ पर भी स्नान के लिए, और इतना बड़ा था ग्रेट बाथ कि उसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ लगी थी, साथ ही साथ उसमें क्या था, इस तरीके से उसका सिस्टम बनाया गया था कि पास में ही एक कुआं था, जिससे अवशेष ऐसा मिला, उसके जो बचे हुए अवशेष थे, जिससे पता चलता था कि वह उससे उसको फिल किया जाता, भरा जाता था। ऐसा माना जाता था कि इसका उपयोग धार्मिक उत्सव के त्यौहार पर, जैसे गंगा स्नान के लिए जाते हैं लोग, उस तरीके से ऐसा कोई धार्मिक उत्सव जब होता था तब उसका प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने। तो एक क्वेश्चन के साथ हमें 7-8 फैक्ट मिल रहे हैं, इस तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर को 10-15 मिनट डेली करेंगे, एक क्वेश्चन पेपर, पहले मैं 21 के क्वेश्चन पेपर ले रही हूँ, देन 22 के, इस तरीके से हम देखेंगे टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी, ऑल सब्जेक्ट के, और इसके अलावा अदर नॉन टीचिंग के क्वेश्चन पेपर भी देख लेंगे, जिससे हमारा जीके कवर हो जाएगा। इससे हमारी कम समय में एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, आराम से हम इसमें एक अच्छे स्कोर लेकर आ पाएंगे। क्योंकि जीके का आप देख रहे हो कि पूरा हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, टॉपिक लगभग वही है। जब हम कुछ क्वेश्चन पेपर सेट लगाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस टॉपिक को पढ़ना है। तो सटीक तैयारी करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना, और अपना पेपर आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस तरीके के हर बार आप देख रहे हो कि हमने 4-5 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। हर पेपर में 3 से 4 प्रश्न इस तरीके के देता है, जो नेट में क्वेश्चन पेपर में, नेट के क्वेश्चन पेपर में आते हैं इस तरीके की, कि अगर आपको दोनों पता होंगे तभी आप आंसर कर पाओगे। मतलब क्वेश्चन एक है लेकिन आपसे 2 प्रश्नों के उत्तर पूछ रहा है। गलती कर सकते हैं, अगर एक पता एक नहीं पता तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि गोदावरी जो है प्रायद्वीपी, ठीक है, प्रायद्वीपी नदी है सबसे बड़ी, और साथ में कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है, 760। आप नोट्स बनाते चलिए, मैं इसका पीडीएफ फॉर्म भी दे रही हूँ, आप पीडीएफ निकाल के उससे रिवाइज करते चलिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए, और साथ साथ इसके फैक्टों को याद करिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही ऑप्शन सही है, दोनों में से कोई एक सही है, या फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, आपको बताना है अपना आंसर। तो ये जो है हमारा दोनों ही विकल्प जो है सही है, ठीक है। कैसे, गोदावरी जो नदी है वो प्रायद्वीपी की सबसे बड़ी नदी है, और इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, तो गोदावरी नदी है, ठीक है। इस तरीके से अब अगला क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन के साथ हम 4 से 5 फैक्ट याद करने, मतलब अगर हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो लगभग हम 70 से 80 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं केवल 10-15 मिनट में। तो इस तरीके से हमें स्मार्ट वर्क करना है। नोट्स के साथ साथ आप अपना पीडीएफ भी निकाल कर, आप देखें पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं आपको इस तरीके से सुविधा नहीं मिलेगी। मैं आपको पीडीएफ फॉर्म दे रही हूँ, आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, और आराम से अपना एक नोट्स बनाते हुए चलिए। तो आप देखें कावेरी नदी के बारे में अगर क्वेश्चन की बात करें तो पश्चिमी घाट, अगर पूछ लिया जाए कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल तो कहाँ से, पश्चिमी घाट के पर्वत कौन सा है, ब्रह्मगिरी पर्वत। तो ये भी फैक्ट है, कहीं से पूछ सकते हैं। इस तरीके के डीएसएसबी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ब्रह्मगिरी पर्वत, जो कहाँ पड़ता है, वेस्टर्न घाट पर, ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट से निकलती ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, और इसकी लंबाई कितनी है, ये है आपके 760, ठीक है। तो ये 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इस तरीके से हमने इसके फैक्ट देख लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखेंगे कि CO2 एक पौधा घर गैस नहीं है, मतलब ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। शब्दों को ऐसे घुमा देंगे तो इसका इंग्लिश आप देखेंगे, तो DSSB के जो पेपर हैं, कंप्यूटराइज पेपर हो रहे हैं, तो आप उसको इंग्लिश में भी देखते जाइए। कई बार हिंदी ऐसी होती है समझ में नहीं आती है, तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ और पीने योग्य जल, एक क्वेश्चन पेपर हिंदी में पूछ लिया गया था, ये 1 वर्ड में, कि स्वच्छ और पीने योग्य जल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पेयजल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आपको बताना है कि दोनों सही हैं, दोनों में से कोई सही नहीं है, एक सही है, आपको अपना प्रश्न बताना है। तो ये आपका क्या है, केवल सेकंड सही है, क्योंकि CO2 गैस पौधा घर बोल रहे नहीं है, ग्रीन हाउस गैस है CO2, ठीक है। तो कैसे नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि CO2 गैस कैसी है, एक रंगहीन है, उसमें कोई रंग नहीं है, और गंधहीन, उसमें कोई भी गैस नहीं, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अति आवश्यक है। अब देखेंगे CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। इस तरीके से एक संतुलन बना रहता है पर्यावरण का। यह एक हरित गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस है, जबकि ऊपर कह दिया नहीं है। अगला है जो हमारा सेकंड वाला, कि स्वच्छ और पेयजल को
क्या बोलते हैं, पेयजल बोलते हैं। वन वर्ड हिंदी में भी पूछा जा सकता है, तो इसको पेयजल बोलते हैं, पोर्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, तो सब हर एक बच्चे को पता होगा कि हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना जो है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, अब ऋग्वेद, और ये आप देखेंगे कि चारों वेदों के बारे में हमें बस थोड़े से फैक्ट याद करने हैं कि कौन सा वेद, ठीक है, संगीत का जनक किस वेद से हमने संगीत का वो लिया है, ठीक है, गद्य और पद्य में लिखा हुआ वेद कौन सा है, जादू टोना किस वेद में है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, इसके पढ़ने वालों को क्या कहते हैं। इस तरीके के हम बस थोड़े फैक्ट देखते जाएंगे, जो आपके ओल्ड पेपर में, हर एक पेपर में कुछ ना कुछ दिया है जहाँ से हमारा कवर हो जाएगा, किसी में कुछ दिया है, किसी में कुछ, तो इस तरीके से कवर हो जाएगा। और नहीं तो आप वेद का टॉपिक जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे भारत में सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। इसमें कितने मंडल हैं, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इसमें 10 मंडल हैं और इसमें सूक्ति जो है 1028 सूक्ति हैं। ऋग्वेद अर्थात ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाया गया ज्ञान है। ऋग्वेद में जो मंत्र हैं, जो ऋचाएँ हैं, तो उनको क्या बताया गया कि ईश्वर के द्वारा ऋषियों को सुनाया गया ज्ञान है। मतलब ये देवताओं के द्वारा, ईश्वर के द्वारा इसमें वर्णन जो है वो दिया गया, ऐसा माना गया है, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और आप देखेंगे जो गायत्री मंत्र है वो भी हमारे ऋग्वेद के कौन से मंडल से, वो आपको कमेंट करके बताना है कि ऋग्वेद में दिया हुआ जो हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं वो सविता देवता यानी कि अर्थात सूर्य को समर्पित था, उसमें से दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या फिर कर्नाटक में। तो मीनाक्षी मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस में है, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, अब आगे देखें हैं इसको। मीनाक्षी मंदिर जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, एक प्रसिद्ध मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। अगर आप देखेंगे वहाँ पर रामेश्वरम वगैरह में, आप तमिलनाडु में, तो वहीं पे मीनाक्षी मंदिर यानी कि जो एक भगवान शिव और देवी पार्वती जी को समर्पित है। ये मंदिर जो है भगवान शिव और देवी पार्वती, जो कि मीनाक्षी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर देवी पार्वती, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि मीनाक्षी जो है वो किसके लिए है, वो देवी पार्वती जी के लिए है, उन्हीं को समर्पित मंदिर है ये। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची, इसको आप नोट कर लीजिए। संविधान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना, अनुसूचियाँ, भाग, अनुच्छेद, ठीक है, संविधान और हमारी जो प्रियम्बल है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में, ठीक है, 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, किस अमेंडमेंट के दौरान इसको जोड़ा गया था, तो ये आपको बताना है। और प्रश्न आप ये भी देख लीजिए कि जब हमारा संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियाँ थी, 8। कितनी थी, 8। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये क्या थी हमारी अनुसूचियाँ। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद थे आपके 395, ये आपके आर्टिकल। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो भाग थे वो कितने थे, 22। अब इनके पार्ट कर दिए गए हैं और, ठीक है। और अभी हम वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में है, आप नोट कर लीजिए, 470 तो आपके आर्टिकल हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे 12 आपकी अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं और जो भाग हैं वो 22 भाग हैं, लेकिन उसके पार्ट कर दिए गए हैं, तो उनकी संख्या हो गई है 25। तो ये है हमारा करंट डाटा और पुराना डाटा। तो यानी कि 8 ही थी अनुसूचियाँ उस समय जब हमारा संविधान बना था, तो बाद में जोड़ा गया है 9वीं अनुसूची को, 10वीं अनुसूची को, 11वीं अनुसूची को और 12वीं अनुसूची को। ठीक है, तो यहाँ पर 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, ये अमेंडमेंट कौन सा संविधान संशोधन था उसकी बात कर रहे हैं, तो 1991 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, प्रथम 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, यानी कि 1950 में तुम्हारा संविधान लागू हुआ था पूर्णतः। तो 51 पहली अनुसूची जो थी उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, पहला संविधान संशोधन था। इसके अंतर्गत राज्य समर्पित अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इस 9वीं अनुसूची में क्या है कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया, जो हमारा मौलिक अधिकार था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार वह राज्य, तो वही है कि किस प्रकार राज्य संपत्ति के अधिग्रहण कर सकता है, सरकार किस तरीके से, तो वही इसके बारे में इसमें दिया गया है। तो ये आप इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लगा लीजिए IMP। इसमें आप, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, भाग, अनुसूची, अनुच्छेद, संविधान,
ठीक है। संविधान की जो प्रियम्बल है वो देखना है, मौलिक अधिकार देखने, मौलिक कर्तव्य देखने और नीति निर्देश तत्व देखने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्ध ने शिक्षा दी थी कि कर्म हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। गलत ही है, ये तो कर्म प्रभाव डालते हैं ना, कर्म ही सब कुछ है, ठीक है। बौद्ध, अगर उसको देखेंगे बौद्ध जैन में, तो उसमें कर्म पर प्रभाव दिया गया। अगला इसमें क्या दिया गया कि बुद्ध शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित है, तो ये करेक्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसको भी आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट लगाना है, टॉपिक देखना है। बौद्ध धर्म के बारे में फैक्ट देखने हैं, जैन धर्म के बारे में फैक्ट देखने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो इसमें से कुछ भी पूछा सकता है। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे, यानी कि ये वाला टॉपिक तो सही है, ठीक है। और दूसरा जो है, भगवान बुद्ध ने बोला है कि हमारा जो जीवन है वो हमारे कर्म पर निर्धारित करता है, तो यानी कि हमारे जो कर्म है, कर्म का प्रभाव पड़ता है, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? इस तरीके के प्रश्न, रेशम की खेती को, अंगूर की खेती को, ठीक है, मछली पालन को क्या कहते हैं, इस तरीके से प्रश्न भी है। तो अंगूर जो है, इसको ये है तत्सम शब्द में इसको बोलते हैं द्राक्षा। क्या बोलते हैं? द्राक्षा। ये आपका हिंदी में भी अगर आप वन वर्ड उसमें पूछा जाए शब्द में कि द्राक्षा जो है वो कैसा शब्द है, द्राक्षा का मीनिंग क्या है, तो द्राक्षा मीन्स होता है अंगूर, तत्सम शब्द में है ये, ठीक है। तो द्राक्षा कृषि कहते हैं इसको। अगर आप इसका इंग्लिश में देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी को लगता है कि इंग्लिश, तो उसकी हिंदी थोड़ी वीक है, इंग्लिश अच्छी, हिंदी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हिंदी थोड़ी सी आपको लगता है कि आप हिंदी वैसी राज्य के नहीं हैं या आपको हिंदी में थोड़ी टिपिकल लगती है, तो आप उसका इंग्लिश देख सकते हैं। तो विटीकल्चर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। अंगूरों की खेती को द्राक्षा कृषि, हिंदी में द्राक्षा, द्राक्षा मीन्स तत्सम शब्द है। विटीकल्चर बोलते हैं। विटीकल्चर फसल की कटाई के दिन तक अंगूर की खेती के सभी कृषि अध्ययन प्रयास गतिविधियों से संबंधित। रेशम के उत्पादन को क्या बोलते हैं आपको बताना है, ठीक है। रेशम है, मछली है, इस तरीके की चीज़ों को भी आपको बताना है। सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन को बोलते हैं, उसकी खेती को बोलते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लिएंडर पेस ने किस वर्ष ओलंपिक में, ठीक है, हमारे गेम से क्वेश्चन आता है। आपने देखा किसी में हमें खिलाड़ियों की संख्या पूछ ली गई है, कभी किसी खेल की शब्दावली पूछ ली गई है, और कभी कभी हमारे भारतीय जो पदक हैं, ओलंपिक पदक हैं, कांस्य, गोल्ड, ब्रॉन्ज जो भी हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे खेल से संबंधित जो हमारा मिसलेनियन वाला टॉपिक, विविध वाला टॉपिक होता है, वहाँ से प्रश्न भी खूब आ रहे हैं। हर एक सेट में एक प्रश्न पूछ लिया जा रहा, अलग अलग तरीके से प्रश्नों को पूछा गया। तो ओलंपिक में कांस्य पदक किसे मिला था? लिएंडर पेस को मिला था। किस वर्ष मिला था ये आपको बताना है। तो भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस ने 3 अगस्त 1996 को अटलांटा ओलंपिक में ब्राज़ील के फर्नेडो मैनीगिनी के 3-6, 6-2, 6-4 से हराकर कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। अगला ये भी आपका उसी से खेल से देख रहे हो आप, कई बार 2-2 प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो खेल वाला टॉपिक भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो टॉपिक आपको देखना है। नोट्स बनाते हुए चलिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि हमारे 10+ नंबर कहीं नहीं गए, सिर्फ 10 से 15 मिनट देने पर। तो कड़म मल्लेश्वरी के बारे में भी क्वेश्चन आ गया कि किस खेल से संबंध है। खेल वाला टॉपिक हमें 100% देखना है। तो कड़म मल्लेश्वरी जो है वेट लिफ्टिंग से हैं। किससे हैं? भारोत्तोलन, ठीक है। ये आपके वेट लिफ्टिंग जो उठाते हैं भार, उसके लिए है। तो भारोत्तोलन जो है कड़म मल्लेश्वरी हैं। 2000 में इन्होंने क्या पदक जीता था और पहली एथलीट बन गई, पहली भारतीय एथलीट बन गई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा टप्पा, ठीक है। ये हमारे अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया, लेकिन प्रश्न वही है। यहाँ पर भी आप इंपॉर्टेंट लगाइए, और इसमें आपके जो आपके साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ठीक है, आपके ईस्ट यांग के जितने भी जो राज्य हैं उनसे रिलेटेड जो आपके संगीत, नृत्य और वहाँ के त्यौहार, उनसे है। तो यहाँ पर अलग ढंग से पूछ लिया गया कि टप्पा जो है वही प्रश्न, ठीक है। ज़्यादातर तो साउथ इंडियन और नॉर्थ ईस्ट यांग के जो राज्य हैं उनके बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आपके उत्तर जो आपके पंजाब है उससे पूछ लिया गया कि टप्पा किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है, मतलब संगीत से रिलेटेड जितने त्यौहार हैं, संगीत हैं, उनसे क्वेश्चन आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक हमें इसमें मिल गए जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो अगर आपको टॉपिक भी डिटेल में पढ़ने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, तो मैं आपके लिए वो टॉपिक पर्टिकुलर पूरा जितने भारत के जितने भी संगीत हैं और उनके साथ में लोक नृत्य वगैरह हैं, उनके जो त्यौहार हैं सारे राज्यों के, वो मैं लेकर आके आ जाऊँगी, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें देखेंगे कि टप्पा पंजाब का क्षेत्रीय संगीत है जिसमें छोटी लंबाई के बोल होते हैं, मतलब छोटे छोटे शब्द होते हैं और लय चंचल होती है। ये गीत पंजाबी भाषा में गाए जाते हैं, मतलब उनकी क्षेत्रीय भाषा के हैं, पंजाब के तो पंजाबी भाषा में होंगे ना। अगला प्रश्न दिया गया सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, ये करंट से क्वेश्चन होता है कि कौन सा ऐप किसने लॉन्च किया है, इस तरीके से गरीबी मुक्त किसने, है ना। तो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसने शुरू किया है, ठीक है। तो ये आयोगों के द्वारा, नीति आयोग, RBI या किस राज्य ने सरकार ने कौन सा ऐप या कौन सा अभियान
अभियान के बारे में आप कह सकते हो। ये आपका क्वेश्चन ये भी रिपीट हो रहा है करंट वाले क्वेश्चन में। तो देखेंगे इसमें भारतीय नीति आयोग ने, ठीक है, नीति आयोग ने 8 जून 2021 को पीरामल फाउंडेशन के साथ, किसके साथ मिलकर, अगर ये हो सकता है नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया, ऐसा ही पूछा सकता है। तो पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर देश के 112 आकांक्षी जिलों को सुरक्षित हम सुरक्षित तुम के नाम से अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। उत्तर प्रदेश। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो कौन सा है हमारा, बिहार है। और अगर हम सबसे कम, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, आप बताइए ज़रा, हम पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है, कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व पिछले सेट में, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप आंसर करके बताएंगे कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य का है, जो कि पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ही साइंस का प्रश्न दिया गया है कि 1 किलोवाट आवर्स 1.6 × 6 किलो जूट, ये पूछा गया है। और दूसरा है विद्युत धारा एक SI मात्रक एम्पियर है। तो ये इस टाइप के साइंस वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर ही है, ये तो सही है, ठीक है, लेकिन जो पहला वाला है वो रॉन्ग है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भारतीय संविधान का भाग, देखो रिपीट हो गया, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 2 से 3 प्रश्न हमें मिल रहे हैं हर एक सेट में। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, भारतीय संविधान के भाग 22 भाग हैं और उसमें से कुछ पार्ट तो 25 हो जाते हैं। 25 भाग को आप रट लेंगे बस, कि किस भाग में क्या दिया है, और उसी के लूसेंट में आप देखेंगे तो वहीं पे दिया है, उसके साथ साथ उसका आर्टिकल भी दिया है। तो मौलिक अधिकार किसमें, नागरिकता किसमें, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इस तरीके से नागरिकता ये वाला आ चुका है, फर्स्ट सेट में पढ़ा था। मौलिक जो है, मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है और नागरिकता आपके भाग 2 में दिया गया है, ठीक है। भाग 4 में आपके राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये आपके, ठीक है। तो भारत के संविधान में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान है, इनका उल्लेख जो है आर्टिकल आपको बताना है 36 से लेकर 51 तक है, क्योंकि भाग जो है ये 4 है और यहाँ पर आपके 12 से लेकर 36 तक, ठीक है, 35 तक ये आपके 36-35 तक आपका मौलिक अधिकार है। 36 से 35 तक यहाँ आ गया, 36 से लेकर 51 तक आपका क्या आ गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अगर आप एक सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी 2021-22 में प्रश्न आए हैं उससे पहले भी ये मतलब DSSB का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछता ही पूछता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोयले का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। ये साइंस का प्रश्न है कि वो अगर कोयले को हम जलाते हैं तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये है आपका आंसर 3, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है ये। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए कोयले का इन्होंने दहन बता दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जुलाई 2021 में किस देश में G20, इसको आप नोट कर लीजिए कि G20 जो है 2021 में कहाँ हुआ था, ठीक है। 2021 के बाद 2022, 2023, तो अभी 2023 की बात कर रहे हैं हम। तो 2023 में जो है ये आपके भारत में पहली बार होने जा रहा है। 2023 वाला आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये तो हो चुका है 21 वाला, तो ये हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है आपके भारत में होने जा रहा है, ठीक है, पहली बार। और कौन सा है 2023 में जो भारत में होने जा रहा है, वो 18वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 18वां संस्करण है, जो कि पहली बार भारत में होने जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तो 2021 में कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था, ठीक है। और 2023 का कहाँ होने जा रहा है, भारत में होने जा रहा है। 10 रुपये के महात्मा गांधी नई श्रृंखला के पीछे क्या है, मतलब ये आप देख लेना, 10, 20, 50, 100, 500 के नोट पर किस किस की मतलब वो दिया गया है, ठीक है, उसके पीछे किस किस की प्रतिमा छपी हुई है। ये क्वेश्चन भी आ रहा है, सब में रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये छोटा सा प्रश्न है, हम अपने घर में, सबके घर में नोट है ही, तो अभी आप ये तो अभी देख सकते हो आप। 10, 20, 50, 100 और 500, 200 के नोट पर आप देख लीजिए कि किस पर क्या है। देखते रहेंगे आप, दिमाग में रखिएगा, इसको अलग से क्या पढ़ना, जब भी आपके सामने नोट आए आप उसको देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा कि किस नोट के पीछे क्या है। तो यहाँ पर जो है 10 रुपये के सूर्य का मंदिर जो कोणार्क है, ठीक है, सूर्य मंदिर उड़ीसा कोणार्क में जो है उसका प्रतिमा दी हुई है। 10 रुपये के महात्मा गांधी श्रृंखला के पीछे की तरफ 10 के नोट 2 तरीके के, एक पुराना वाला और एक नया वाला है, ठीक है। तो नए वाले पूछ रहे हैं, नए वाले नोट के लिए। उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर है, ये सूर्य मंदिर नर से, अब ये देखो इसमें हमें एक अलग प्रश्न मिल गया हिस्ट्री का कि सूर्य मंदिर जो था, ठीक है, राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ये प्रथम द्वितीय तृतीय करके भी हैं, तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। 10 रुपये की मुद्रा में नई श्रृंखला 5 जनवरी 2018 को RBI के द्वारा पेश की गई थी कि 10 रुपये का जो नया नोट है वो कब आया, 2018 में। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, तो आप इसमें देखेंगे ये है आपका सेकंड ऑप्शन सही है हमारा। देखेंगे प्रयोज्य आय से अभिप्राय उस व्यक्तिगत आय से है, मतलब जो इंडिविजुअल पर्सनल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो व्यक्तियों
परिवारों द्वारा उपभोग पर व्यय की जा सकती है। व्यक्तिगत आय पूरे तौर पर उपभोग खर्च नहीं की जा सकती है, क्योंकि वह आय कर देने से पहले की होती है। जो हमारी सैलरी है, जो हमारी इनकम है, चाहे जैसे भी मिली है, तो हमने जो पूरे साल का जो टैक्स पे नहीं किया, उससे पहले जो हमारी टोटल इनकम है उसके लिए कह रहे हैं, तो वो आपकी व्यक्तिगत आय है। जब उसमें से हम टैक्स निकाल देंगे, इसलिए प्रयोज्य आय को जानने के लिए व्यक्तिगत आय यानी कि उसकी प्रति व्यक्ति आय निकालनी पड़ेगी। प्रति व्यक्ति को प्रत्यक्ष घटा दिया जाता है, जितना हमने पे किया है सरकार को टैक्स के रूप में दिया है, वो उसमें से माइनस कर देंगे तो उसकी व्यक्तिगत आय निकल कर आ जाए। अतः व्यक्तिगत आय, ठीक है, डिपोजेबल और इनकम दोनों ही होती है, क्योंकि इसमें मिक्स है। व्यक्तिगत कर अदायगी, जब उसमें पर्सनल इनकम और गैर अदायगी यानी कि डायरेक्ट टैक्स सब मिक्स होते हैं, उसको जब हम सरकार को टैक्स दे देते हैं तो उसकी व्यक्ति जो प्रति व्यक्ति आय वो निकल कर आती है। नेक्स्ट हमारा ये आप देखेंगे, ये हर साल आता है, छोटा सा पुरस्कार का टॉपिक है। अभी पिछले में पूछा गया था कि अलग अलग पुरस्कारों को किसने किया। पुरस्कार वाला टॉपिक करंट वाला आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आ रहा है। तो ये आप देखेंगे, ये पद्म पुरस्कार जो होते हैं, पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के हमारे सामने होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? ये है आपके पद्म भूषण, ठीक है, पद्म श्री और पद्म विभूषण, ठीक है, विभूषण। तो इस तरीके से आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो ये 2021 का है। वर्तमान का आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ओवरऑल पूछा जाए कि पद्म पुरस्कार इस बार कितने दिए गए हैं, तो 106 दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं नोट कर लीजिए, 106 हैं। जिसमें से संख्या अगर हम बात करें, पद्म विभूषण जो दिए गए हैं वो आपके 6 दिए गए हैं। पद्मश्री जो हैं वो आपके 91 हैं, और पद्म भूषण जो हैं उनकी संख्या कितनी है? 9 है। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं आपको फिर से लिख दे रही हूँ, वर्तमान वाला 2023 का लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। पद्म विभूषण जो हैं इनकी संख्या कितनी है? 6। पद्मश्री की संख्या कितनी है? 9। और पद्म भूषण की संख्या कितनी है? 9। तो ये वर्तमान वाला है, इसे आप नोट कर लीजिए। और ये 2021 का है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक अपनी तैयारी को बनाए रखिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।